गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी रेमेडियल मॉड्यूल की क्लासेस चल रही थी और साथ ही हम कोर्स को भी आगे बढ़ाते हुए त्रिकोणमिति के भी वीडियो लेकर आए। तो आप सभी ये वीडियो को अच्छे से देखें, अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को नोट करें, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है समझो, क्योंकि ये डी और ई ग्रेड के लिए ही नहीं, सभी बच्चों के लिए क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट है ना। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये एक संग्रह है, तो इसे सभी को करना है। ए बी सी डी ई कोई भी ग्रेड हो, ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न 11 तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। अगले प्रश्न क्रमांक 12 को देखते हैं। संख्याओं 4n, देखिए 4n जो है एक नंबर आपको दिया है और इसमें हमको लेना है कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या। तो 4n आपको दिया गया है। n एक प्राकृत संख्या है जो उस पर पावर के रूप में है। जांच करना है कि n का कोई मान जिसके लिए 4n शून्य पर समाप्त हो। कहने का तात्पर्य यह है प्रश्न में कि यहाँ हम जो n ले रहे हैं, तो n की जगह ऐसा कौन सा हम यहाँ मान रखें कि 4n जो है इसका मान जो है 0 पर समाप्त हो। तो इसकी हमको जांच करनी है। तो आप पहले ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कोई भी नंबर जो 0 पर समाप्त होता है उसके गुणनखंड जो होते हैं उसमें 2 और 5 का आना जरूरी है। उस नंबर के हम गुणनखंड करते हैं, यदि उसमें 2 और 5 दोनों आते हैं तो ही वो जो नंबर है उसकी पावर 0 पर समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम 4 के अब प्राइम फैक्टर करके देखते हैं और यदि ये 2 और 5 आता है तो ये 0 पे समाप्त होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम जैसे कि जानते हैं कि 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 इंटू 2, केवल 2 गुणित 2, है ना। अब 2 गुणित 2 में आपको कहीं भी 5 नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 4 जो संख्या है ना, संख्या आपको जो दी है, क्या दी है, 4, है ना। तो 4 के गुणनखंड में केवल 2 आता है, 5 नहीं आता। अतः 4n n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दे दे, ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में 4n आए, 6n दे दें, है ना, 8n दे दें, 5n दे दें, 15n दे दें, कुछ भी दे दें। आपको उनके क्या करना है, केवल गुणनखंड। जैसे 15 है तो 3 गुणित 5। अब यहाँ पर 5 आ रहा है तो 2 नहीं आ रहा, और हमने कहा कि 2 एंड 5, 2 और 5 ये दोनों ही आना चाहिए, तो ही उस संख्या पर कोई पावर आप लगाओगे, उसका जो अंत होगा, समाप्त होगा, वो 0 पर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है कि संख्या दी है 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, है ना। तो इसमें हमको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो इसके लिए पहले हमको भाज्य अभाज्य के कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए कि किसी संख्या को जब हम
उसके किसी के मल्टीपल के रूप में लिख देते हैं तो वो कंपोजिट या भाज्य संख्या हो जाती है ना। अभाज्य संख्या जो होती है उसके फैक्टर केवल वो संख्या और 1 होती है, यानी किसी का वो गुणज नहीं होती, तो वो अभाज्य संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर हमको जो दो संख्याएं दी हैं उनको लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, और प्लस में फिर 13 दिया है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 13 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो मैंने 13 को कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा 7 गुणित 11 धन 1। यहाँ से 13 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 13 निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, क्लियर। अब इसको हम इतने ब्रैकेट में जो भी है उसको कुछ भी आप मान लो के, तो इसको दिस कैन बी रिटर्न 13 के, है ना। तो के क्या है, ये जो ब्रैकेट में नंबर है। अब आप देख रहे हो कि इस पूरे नंबर को हमने 13 के गुणज के रूप में लिख दिया, 13 के मल्टीपल के रूप में इसको लिख दिया। तो हम कह सकते हैं अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है ना। क्यों है भाज्य, क्योंकि हमने उसको 13 के गुणज के रूप में लिख दिया। ऐसे यहाँ पर जो संख्या दी है उसको देखते हैं। इसमें दिया हमको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5, ऐसे। अब आप देखोगे यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, मतलब 5 यहाँ से कॉमन आप ले सकते हो। ओके, तो आपके पास बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1, ठीक है। तो आपने 5 कॉमन ले लिया, इसमें से 5 कॉमन आ गया और इसको हम लिख सकते हैं 5 के। अब इसको भी हमने इसके 5 के गुणज के रूप में लिख दिया, तो हम कह सकते हैं अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं बच्चों, है ना। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आने की संभावना है, तो आप इनको बहुत अच्छे से करें और सबके पैटर्न एक ही हैं, आप उनको पैटर्न को याद कर लें, है ना। और आपको इसमें कोई कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं है। तो जो डी और ई ग्रेड वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही सरल काम हो गया, आप परीक्षा में पास होना, है ना। अगला क्वेश्चन है अभाज्य संख्याएं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 दो नंबर दिए हैं हमको, 96 और 404, और इनका आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हमको 96 और 404 के पहले क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, बहुत ही सरल है। ये 96, इसमें यूनिट प्लेस पर 6 है, यूनिट प्लेस पर 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 चुको 8, 1 बचेगा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चुको 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 में भी 2 से चला जाता है, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6 और 3 से 3 एकम 3, ठीक है। तो हमने 96 के गुणनखंड कर चुके हैं। ये 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 5 बार 2 को लिख देंगे गुणा में, ठीक है। और 3 कितनी बार है, एक बार, 3 लिख दिया एक बार। अब ऐसे यहाँ पर 404 के गुणनखंड कर लो, है ना। तो ये 404, चूंकि इकाई स्थान पे 4 है तो 2 से भाग दे सकते हैं, 2 दूनी 4, 0 को उतारा, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दे तो 2 एकम 2, 0 को उतारा, 2 एकम 2। अब 101 में तो किसी से भाग नहीं जाएगा 101 के अलावा, तो 101 का 101। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 404 के भी मैं फैक्टर यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। अब हमने
96 और 404 दोनों के गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन आ रहा है उसको लेंगे। ये मैंने रेड सर्कल किया है, ये है ना। तो इनमें केवल 2 बार 2 आ रहा है गुणा में, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 गुणित 2 अर्थात 4। ठीक है। अच्छा, LCM क्या होता है, तो LCM के लिए हमें पता है कि जो पूरे गुणनखंड होते हैं, है ना, LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी पूरे गुणनखंड होते हैं दोनों नंबर के, वो पूरे आ जाएं इसमें, है ना। तो 2 बार 5 है, तो 5 को लिख 5 बार 2 लिख दो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है। हाईएस्ट टाइम्स 5 टाइम्स, फिर 3 है तो 3 को भी लिख लो। ठीक है। फिर ये दोनों 2 हो गए, 3 हो गया, 101 बचा, तो 101 को भी लिख लो। ये सिंपल। ठीक है। तो हम जानते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ये यहाँ तक कितना हो गया था, 96 तो हो ही गया। अब हमको 96 का 101 में मल्टीप्लाई करना है, या मीन्स गुणा करना है। तो 96 जो है, सिंपल सी बात है, 101 का 96 में गुणा करना, बहुत ही सिंपल, है ना। देखिए, ये तो 101 का सीधा 6 में होगा तो क्या हो जाएगा, 606 हो गया। ठीक है। उसके बाद पेन थोड़ा अपन मोटा कर लेते हैं। आप यहाँ क्रॉस लगाएंगे और 909 ये हो जाएगा, है ना। तो आप फाइनली देख रहे हैं कि 6 9 हाँ, तो हमने गुणा कर लिया 606 और 909, तो 6 9, फिर यहाँ पर फिर 6 फिर 9, यानी 9696 हमारा क्या आ गया, LCM आ गया, है ना, 9696। तो ये हमारा LCM हो गया और ये हमारा HCF हो गया। दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी सेम क्वेश्चन है, उसको भी आप अच्छे से करें कि हमको दिया है 26 91 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना, और जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है LCM इंटू HCF के बराबर होता है या नहीं होता। तो पहले 26 और 91 के हम गुणनखंड करते हैं। 26 का 2 का भाग दिया तो 13 बार, फिर 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, मतलब हमारे पास 26 के जो गुणनखंड मिले 2 गुणित 13 मिल गए। ठीक है। अगले उसमें क्या करना है हमको, 91 के गुणनखंड कर लो, तो 91। ठीक है। इसमें 7 से ही भाग जाएगा 13 बार, और फिर 13 से जाएगा 1 बार, तो 91 के भी हमको गुणनखंड मिल जाएंगे 7 इंटू 13। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो 13 है ना, ये 13 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका LCM निकालना हो, तो अभी मैंने बताया था कि LCM आप ऐसा नहीं कि इकट्ठा जो दोनों के गुणनखंड मिला के करते हैं वैसा कर सकते हैं। जो यहाँ पर हमको LCM में दोनों के फैक्टर मिला लेना है, 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है। तो ये इसका LCM में जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 गुणित 13 आप कर लेंगे तो 14 3 42, 42 के 2 कैरी ओवर 4 होगा आपके पास, है ना। और 14 एकम 14, 14 और 4 18, तो ये इसके क्या हो गए, LCM हो गया। अब आपको चेक करना है, क्या जांच करना है, हमको जांच करना है कि HCF और LCM का जो गुणा होता है वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।
ठीक है, चलिए तो जांच कर लेते हैं। हमको क्या, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल मीन्स, कलर में बदल लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ दोनों संख्याएं जो हैं वो हैं हमारी 26 और 91, और हमारे पास HCF आया 13 और LCM आया 182। अब इन दोनों को हमको चेक कर लेना है कि ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं। चलिए तो 26 गुणित 13 कर लो पहले, 26 गुणित 91 कर लेते हैं। यहाँ पर हम बराबर कर सकते हैं 26 का 91 में गुणा, है ना, तो ये आया 26 एकम 26, यहाँ क्रॉस लगा दो। फिर 26 गुणित 9 कर लो, तो 9 छक्के 54, 9 6 द 54, है ना, कैरी ओवर 5, 9 2 द 18, 18 और 5 हमारे पास मिल गए 23। तो इस प्रकार से हमने इसका गुणा कर लिया, तो हमारे पास गुणनफल मिल गया 2366, 2366। अब आपको क्या करना है, अब हमको 13 और 182 का गुणा करना है। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं और 13 इंटू 182 का इंटू कर लेते हैं, तो 13 टू द 26, 13 टू द 26, है ना, यहाँ 6 लिखा, कैरी ओवर क्या है हमारे पास 2 है, फिर 13 8 द 104, 104 और 2 106 के हमने 6 लिखेंगे, कैरी ओवर हमारे पास 10 है, फिर 13 1 13, 13 और 10 23। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 2366, यहाँ भी 2366, मतलब दो नंबर्स के LCM और HCF का जो गुणनफल है वो उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत सरल है। यहाँ दिया है HCF ऑफ 72 और 102, 72 102 का आपको HCF दिया है यहाँ 6, आपको इसका LCM फाइंड करना है। तो सीधा सा फार्मूला है हमारा कि LCM बराबर क्या होता है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी 72 इंटू 120 डिवाइड बाय HCF मीन्स 6, सिंपल। चलिए इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 6 1 6, 6 2 द 12 और 0, है ना, 72 को 2 में इंटू कर दो तो 0 हो जाएगा, 2 2 द 4, ओके, और 7 2 द 14। तो हमारे पास इसका LCM जो मिल गया वो मिल गया 1440 आंसर। ओके, तो आप ये वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखकर इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे और इनका रिवीजन करेंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने परिचितों में सभी विद्यार्थियों को शेयर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।